हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा गाउस का नियम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि किसे हम विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। कैसे हमने फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा है आवेश वितरण, अर्थात चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये दोनों चीज हमने पढ़ी। इन दोनों चीजों का बेसिक और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कहां होने वाला है, गाउस का नियम में। तो गाउस के नियम को पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़े, दैट इज विद्युत फ्लक्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया हमारा, विद्युत फ्लक्स भी हो गया। अब हम आते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाउस का नियम। तो जो बोर्ड में कभी कभी डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि गाउस के नियम का स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है, या फिर सीधा सीधा गाउस के नियम के जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनसे डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और गाउस के नियम पर बेसिस एक दो क्वेश्चन और बनते हैं जो शॉर्ट आंसर्स में आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन यानी आंकिक प्रश्नों के रूप में आपके पेपर में आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकते हैं। तो बात करते हैं गाउस के नियम की। उससे पहले थोड़ा सा हम विद्युत फ्लक्स का रिवीजन कर लेते हैं। सर, विद्युत फ्लक्स का रिवीजन क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स काफी काम आने वाली चीज है। अच्छा बच्चों, ये मेरे पास एक धातु का गोला लिया। क्या लिया? धातु का गोला। सही दिखा? ये तो बैलून बन गया सर। ओ सर, रुको रुको रुको, ये लो अब। ठीक है, ये लो। ठीक है, जैसा भी है गोला है, आपको पता लगना चाहिए बस। क्या है? गोला। बोले तो स्फेयर। गोले का मतलब स्फेयर। अच्छा, कौन सी शेप है? 3D या 2D? 3D आकृति है। कौन सी शेप है? 3D शेप है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी शेप है भाई? 3D शेप है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें इसका? मान लो इसकी रेडियस है, इस धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और इसमें मैंने कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू नहीं देता हूं, स्मॉल क्यू दे देता हूं, बाद में कंफ्यूजन होगा। स्मॉल क्यू चार्ज, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, मान लो चार्ज अभी कहां है? सरफेस पर है। चार्ज कहां है? इस पर आवेश कितना है? सरफेस पर है। इस पर आवेश कहां है? सरफेस पर, अर्थात इसकी पृष्ठ पर आवेश है। इसकी पृष्ठ पर आवेश है। अब बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि ये कौन सी पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। कौन सी पृष्ठ है? गोला कौन सी पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सरफेस है। क्यों? हर तरफ से क्लोज है यार, इसलिए बंद पृष्ठ बोल दिया। उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अब इसकी पृष्ठ पर मैंने आवेश को वितरित कर दिया। कितना आवेश वितरित किया? क्यू आवेश वितरित कर दिया। क्या भाई कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत। अब आगे क्या करें? मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? फ्लक्स। जरा फ्लक्स की डेफिनेशन लिखो। विद्युत फ्लक्स। देखना हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, जादू होगा अभी। विद्युत फ्लक्स बोलो भैया। सर, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी। यही होता है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी है इंटीग्रेशन में, है ना। यही लिखवाया था ना विद्युत फ्लक्स। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां से विद्युत बल रेखा कुछ ऐसी निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी निकल रही होगी। इधर से कुछ इस तरह से बाहर निकल रही होगी। वेरी गुड सर। यहां से भी बाहर निकल रही होगी। क्यों? अरे भाई, प्लस चार्ज इसलिए बाहर निकल रही, माइनस होता तो अंदर आ रही होती। सिंपल सी बात है, उसमें कौन सा लॉजिक? भाई यहाँ कौन सा आवेश है? धन आवेश है। धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? धन आवेश से दूर जाती हुई दिखाई देगी। ये देख, धन आवेश से दूर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही। सर, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। ये लो, यहां पे भी विद्युत बल रेखा कैसी जा रही? बाहर जा रही। क्या दिक्कत है? हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, अच्छा इसको और आगे सोल्व करें तो विद्युत फ्लक्स को सोल्व करने के लिए E डॉट डी ए, E डॉट डी ए फॉर्मूला E डी ए cos थीटा, E डी ए cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला। E डॉट डी ए का फॉर्मूला क्या है? E डी ए cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या है? यहाँ पे E वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा क्या है? एंगल क्या है? ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण।
क्षेत्रफल सदिश के, बच्चों मेरी इंक खत्म हो चुकी है, मध्य कोण, तो सर क्या मैं डालू इंक, खैर बताती हूँ। थीटा इक्वल टू क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। अब बताओ क्षेत्रफल सदिश कहाँ है, अरे भाई ये सरफेस है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, हमेशा क्षेत्रफल तल के लंबवत बाहर की ओर। अब ये तो बंद पृष्ठ है तो इसमें क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अब तल के लंबवत, इस पर बात करो, ये तल के लंबवत बिल्कुल ऐसा, अब बाहर की ओर यानी कि कुछ ऐसा होगा। यहां पे आप तल के लंबवत बिल्कुल बाहर की ओर, यानी कि कहीं पर भी आप क्षेत्रफल सदिश निकालो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। कहीं पर भी आप क्षेत्रफल सदिश निकालो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। यानी कि कहने का मतलब क्या कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों समान दिशा में हैं। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या हैं, समान दिशा में हैं। ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में हैं। कैसे हैं, एक ही दिशा में है। और अगर समान दिशा में है तो दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कोण क्या, कुछ भी नहीं यानी 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या लिखते हो, 0 डिग्री। विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए cos 0, और cos 0 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। यानी कि फाइनली क्या मिल गया आपको, ई डी ए। क्या मिल गया, ई डी ए। सर इस पर वेक्टर क्यों नहीं लगाई, वेक्टर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि डायरेक्शन क्या है दोनों की, तल के लंबवत बाहर की ओर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, सब जगह समान रूप से वितरित है। आवेश क्या है यहाँ पे, सब हर एक बिंदु पर समान रूप से आवेश वितरित है। तो हर एक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा। और अगर हर एक बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र समान होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अगर समान है, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट राशि को समाकलन के बाहर ले लो, कांस्टेंट राशि को समाकलन के बाहर ले लो। फाई इज इक्वल टू समाकलन के बाहर लिया इसे, ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डीए। अंदर क्या बचा, डीए। अब ये डीए क्या है, ये डीए है इतने से क्षेत्रफल का एरिया, इतना सा एरिया, ठीक है। ऐसा ही एरिया यहां कहीं होगा, ऐसा ही एरिया यहां भी कहीं होगा, ऐसा ही एरिया यहां कहीं होगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया मिलेंगे आपको, सॉरी अलग अलग जगह पर सेम तरीके के एरिया मिलेंगे। भाई यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, ये 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 भी डी है, डी है, डी है, डी है। यानी कि सभी डीए मिलकर क्या बनाएंगे, पूरे गोले का क्षेत्रफल बनाएंगे। सभी डीए आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, गोले का क्षेत्रफल बनाएंगे। तो डीए, डीए, अब इस डीए को जोड़ा, इस डीए को जोड़ा, इस डीए को जोड़ा, इस डीए को जोड़ा, इन सभी डीए को जोड़कर इन छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़कर क्या बनेगा, पूरा गोले का क्षेत्रफल बनेगा। क्या बनेगा, गोले का क्षेत्रफल बनेगा। और गोले का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये लिखिए, यानी कि फाई की जगह क्या लिखेगा तू, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक चीज सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला बिंदु आवेश यहां रखा हुआ है, क्यों, कहां रखा हुआ है, सेंटर पे। अब क्या बोलता हूं मैं, ये बिंदु आवेश ये कहां रखा हुआ है, सेंटर। अब मैं बोलूं सेंटर से आर डिस्टेंस यानी यहां पॉइंट पी पर, सेंटर से आर डिस्टेंस यानी पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र निकालो। तो सिंपल सा है, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस आवेश Q को मैं कहां रख दूं, यहां रख देता हूं। इस आवेश Q को सेंटर पे रख देता हूं, बिल्कुल गोले के केंद्र पे रख देता हूं। और इस केंद्र से R दूरी पर P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या बोलोगे, सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था आपने। R क्या है यहां पर, कैपिटल R। R क्या है, कैपिटल R। R क्या है, कितनी दूरी है भाई, कैपिटल R दूरी, कैपिटल R का स्क्वायर कर दिया। K की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। K की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू की जगह जेड स्क्वायर। अब ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां रख देता हूं, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई की जगह क्या रखा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साइड में बगल में कौन है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस टर्म को सोल्व करने के बाद आपको क्या मिला, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि इस पूरे गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, इस पूरे गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे सीधा फ्लक्स को लेके किस गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स बताओ, कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हो गया। और ये क्यू आवेश जो है ये कहां रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। ये जो क्यू आवेश है ये कहां रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर, इस गोले के अंदर। यानी गोला क्या है, बंद पृष्ठ है। गोला क्या है, वर्ड पर ध्यान देना, हर एक वर्ड पर ध्यान देना। ये क्यू आवेश कहां रखा हुआ है, गोले के अंदर रखा हुआ है। गोले के अंदर यानी कि गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। केंद्र पर रखा हुआ है यानी कि इधर से इधर से इधर से हर एक जगह से ये क्या है, आपस में सममित आकृति है। हर एक जगह से क्या है, सममित आकृति है। तो मैंने कहां पर रखा हुआ क्यू आवेश को, अंदर। कहां पर, केंद्र पर। तो इस क्यू के नीचे में लिख देता हूं इनसाइड। क्यू के नीचे क्या लिख देता हूं, इनसाइड। यानी कि अंदर जो आवेश उपलब्ध है क्यू, वो क्यू इनसाइड लिख दिया मैंने अपॉन एप्सिलॉन। अब ये गोला के अंदर रखा हुआ, तो गोला कैसी आकृति है बेटा, बंद पृष्ठ। किसी आकृति है, बंद पृष्ठ। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है वो समझाता हूं, पहले यहां से डिराइव करो। हो गया बच्चों। तो फाइनली इस गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश और उस निर्वात की विद्युत पारगम्यता का अनुपात क्या देता है, उससे उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स देता है। जैसे कि यही क्या है, गाउस का नियम। यही क्या है, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। अच्छा, बंद पृष्ठ क्यों बोला, देख याद है, मेरे गोले को मैंने बंद पृष्ठ बोला था, उसका रीजन ये यहां पे समझ में आएगा तुझे। क्या, कि गाउस के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला या निर्गत फ्लक्स से निकलने वाला कुल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है। यहां पर आवेश क्या है, आंतरिक आवेश, क्यू इनसाइड लिख लेना। कुल निकल गाउस का नियम क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। कोई भी निर्गत, कोई भी आप गाउस कोई भी बंद पृष्ठ लो, उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा भैया, अभी वाले जो स्पेयर था वहां पर हमने सिर्फ एक ही आवेश रखा था। अगर बहुत सारे आवेश रखे हो तो उन सभी आवेशों का सम कर देने का। यहाँ पर अभी एक आवेश रखेगा तो क्यू इनसाइड, अगर बहुत सारे आवेश कर दो तो उनका एल्जेब्रिक सम। तो कुल मिला के जो नेट फ्लक्स आएगा वो नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी। आपकी कहीं बुक्स में डी एस लिखा होगा, एस का मतलब सरफेस एरिया, हम लिखते हैं कैपिटल ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी। इसको बोला जाता है बंद पृष्ठ। अच्छा, बंद पृष्ठ को लगाने के लिए समाकलन के बीच में तो गोला लगा दो, या फिर यहां पे लिख देना बंद पृष्ठ इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू, कुल आवेश। कौन सा आवेश, अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बाहर हुआ तो अपने को गाउस लॉ अप्लाई नहीं करना,
पहले उस बाहर वाले को अंदर लो, फिर जाके गॉस लॉ अप्लाई करो। दैट इज आई क्लियर बात। ये कॉपी करो गॉस के नियम की परिभाषा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। गॉस के नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से? पहली बात, अच्छा ये तो मैंने क्या लिया, स्पेयर लेके आपको समझाया। अब अगर स्पेयर की जगह मैं घन ले लूं या घनाभ ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा तो अगर मैं घनाभ ले लेता हूं, मैंने पहले क्या लिया, स्पेयर लिया, स्पेयर की जगह अगर मैं घनाभ ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये घनाभ लिया, इस घनाभ की भुजा की लेंथ कितनी है? 1। इस घनाभ की भुजा कितनी है? 1। मान लो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मैंने जाके आवेश रख दिया Q। अब बताओ इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स भी कितना होगा? phi = Q/ε। घनाभ की जगह सिलेंडर ले लो, ये भी क्या है? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जाके मैंने क्या रख दिया? आवेश रख दिया। तो इस आवेश के कारण इस पृष्ठ से निकलने वाला या इस आकृति से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? phi = Q/ε। ठीक है, यानी कि पृष्ठ कोई भी हो, पृष्ठ कोई सी भी हो, आकृति कैसी भी हो, उसका आकार कैसा भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। निकलने वाला कुल फ्लक्स हमेशा क्या होगा? Q/ε। निकलने वाला कुल फ्लक्स कैसा होगा? Q/ε। यानी कि गॉस लॉ आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉस लॉ या गाउस का नियम, गाउस का नियम आकार या आकृति पर निर्भर, आकार या आकृति पर निर्भर, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं होता। आकार या आकृति पर निर्भर नहीं होता। आई बात क्लियर है? अच्छा गॉस आकार या आकृति किसकी? आकार या आकृति किसकी? आकार या आकृति तो उसे बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। यानी कि जिस भी सरफेस पर, जिस पृष्ठ पर आप गॉस नियम लगा रहे हो, उस पृष्ठ को क्या बोलोगे? गॉसियन पृष्ठ। उसे क्या बोलोगे? गॉसियन पृष्ठ। ऐसे लिख देता हूं, गॉस पृष्ठ किसे बोलते हैं? जिस पृष्ठ पर गाउस का नियम लगा रहे हैं, गाउस का नियम आरोपित कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, जो भी लिखना चाहो लिखो, बस मुझे समझाना था। गाउस पृष्ठ किसको बोलेंगे? जिस पर आप गॉस का नियम लगा रहे हो, यानी कि जिस पर आप फ्लक्स निकाल रहे हो, उसे क्या बोलोगे? गाउस पृष्ठ। ठीक है, अभी आने वाले केसेस में दो पृष्ठ आएंगे। आने वाले केसेस में क्या होगा? दो तरीके की पृष्ठ आएगी। ठीक है, अब उसमें से आपको देखना होगा गॉसियन पृष्ठ कौन सी है और मेन पृष्ठ कौन सी। गॉसियन पृष्ठ की सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम क्या मानते हैं? गॉसियन पृष्ठ हमेशा जो भी हम एज्यूम करेंगे वो क्या होगी? इमेजिनरी होगी। गॉसियन पृष्ठ जो हम एज्यूम करेंगे वो क्या होगी? इमेजिनरी होगी। मतलब वो रियल में होगा नहीं, लेकिन हमें उसे एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे होगा वो हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। बस गाउस पृष्ठ को ध्यान रखो। दूसरी चीज, अब गाउस पृष्ठ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको याद है गोले पर जो आवेश रखा हुआ था वो बिल्कुल केंद्र पर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि गोले के लिए सममितता कहाँ होगी? बिल्कुल केंद्र पर होगी। अगर केंद्र पर कोई वस्तु रखो किसी भी गोले के, तो चारों दिशाओं से वो क्या होगा? सममित होगा, यानी सिमेट्रिसिटी शो करेगा। तो गाउस पृष्ठ कैसी होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सममित होनी चाहिए। अगर सममित नहीं है तो आपको सममित बनानी पड़ेगी। गाउस पृष्ठ सममित होनी चाहिए। पृष्ठ कैसी होनी चाहिए? सममित होनी चाहिए। अगर सममित नहीं है तो आपको सममित बनानी पड़ेगी। जैसे याद है लास्ट टाइम पे अपन ने एक क्वेश्चन किया था, हाँ किया तो था,
क्या था लेकिन पता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन याद है बहुत सारे सभी क्वेश्चन में हमने आवेश को कहाँ रखा था, धनात्मक के केंद्र पर। कहाँ पे रखा था, धनात्मक के केंद्र पर। लेकिन एक केस ऐसा था जब मैंने आवेश को बिल्कुल कोऑर्डिनेट पे रखा, तो क्या मैं यहाँ पर फ्लक्स निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। पहले मैंने इसको क्या किया, सममित बनाया, और सममित बनाने के लिए मुझे 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ी थी, याद है? एक इधर रखा, एक इधर, एक इधर, फिर 4 आगे, फिर 4 पीछे रखे थे, इस तरीके से 8। तो अगर सममित नहीं है तो आपको सममित बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरी एक और चीज कि विद्युत क्षेत्र गाउस पृष्ठ के अनुदिश सभी बिंदुओं पर सममित होगा। विद्युत क्षेत्र गाउसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समान होना चाहिए। सभी बिंदुओं पर समान होना चाहिए। अच्छा, क्यों? समान हो, ऐसा लिख देता हूं। समान क्यों होना चाहिए बच्चों? समान होने का रीजन ये है कि अगर गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समान नहीं होगा, असमान होगा, तो हर एक जगह पर यहाँ पर वैल्यू अलग अलग आएगी, और अगर अलग अलग वैल्यू आएगी तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इसका इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब विद्युत क्षेत्र समान हो, क्योंकि हर एक केस में हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र समान है तो विद्युत क्षेत्र को बाहर ले लेंगे और सिर्फ डीए का इंटीग्रेशन करेंगे। आने वाले क्वेश्चन में हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है? ये सारी बातें थी आपके गॉसियन सरफेस से रिलेटेड। इससे रिलेटेड गॉसियन सरफेस से रिलेटेड बातें। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं प्यारा सा। क्या करते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल कर लेते हैं। खत्म करते हैं आज के लेक्चर को एक एग्जांपल करके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एचडी क्वालिटी में दिखाई दे रहा है क्या? बहुत ही अच्छा क्वालिटी, ठीक है बच्चों? अब कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? आने वाले कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, आपको लग सकता है वो टिपिकल हो। अब मैं जो 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे लगेगा वो चीज देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सुनो। वैसे तो मैं ये एग्जांपल आपको करवा चुका होगा, विद्युत फ्लक्स जब हमने कैलकुलेट करना सीखा था, फिर भी एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर नहीं करवाया तो मुझे ध्यान नहीं है, एक्चुअली मैं भूल गया, इतने क्वेश्चन करवाता हूँ भूल गया। ये क्या है? आधा गोला। ये क्या है? आधा गोला है, ऐसा गोला है, ठीक है? ये इसका सेंटर पर, इसकी रेडियस कैपिटल है, ठीक है? ओके सर। यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, क्यों? सेंटर पर कितना आवेश रखा हुआ है? मैंने आपसे इतना सा प्रश्न किया है कि इस गोले से निकलने वाला कुल ओले ओले जब भी कोई टीम लड़की हो मेरा दिल दीवाना ओले ओले वो आ जाते गोले। अच्छा, गोले से निर्गत कुल फ्लक्स गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स बताओ। चिकुच पाइनेट। आप बोलो क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे। अब अगर ये जो आवेश रखा हुआ है, क्या ये सममित शो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मैं इसका एज्यूम करता हूँ, मैं अभी मेरे को क्या दिया हुआ है सर आपने? आधा गोला। क्या दिया हुआ है? आधा गोला। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर एक पूरा गोला बना, सेम शेप का, जितना ये है उतना ही गोला ऊपर रख दूंगा। टुकुर 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 ऐसा शो हो जाए। अब देखो ये पूरा गोला बन गया। आधा गोला ऐसे रखा हुआ था, आधा गोला ऐसे रखा हुआ था। अब गोले के बिल्कुल यहाँ सेंटर पर, ऊपर सरफेस पर, पृष्ठ पर क्या रखा हुआ था? आवेश। लेकिन मुझे तो आपको गाउस लॉ अप्लाई करना ऐसा नहीं आता। सर आपने तो सिखाया कि अगर गोले के केंद्र पर आवेश रखा हुआ हो, गोले के केंद्र पर आवेश रखा हुआ तो गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सेम जैसा गोला नीचे रखा हुआ वैसा का वैसा ही गोला इसके ऊपर ला के रख दिया। तो क्या बन गया? जो पहले मेरा आधा गोला था वो क्या बन गया? पूरा गोला बन गया। और आवेश कहाँ आ गया? इसके केंद्र पर आ गया। तो यहाँ वाले केस में तो आपको आता है। अब यहाँ वाले केस में तो आपको आता है। तो ये क्या बन गई? पूरी गाउसियन पृष्ठ बन गई। तो गाउस पृष्ठ से
निर्गत कुल फ्लक्स, निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, आवेश रखा हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन को, तो कुल फ्लक्स आ गया। लेकिन ये तो किसका आया? पूरे गोले का। ये तो किसका आया? पूरे गोले का फ्लक्स आया। अब आपको पता है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। भाई इस आवेश से जितना फ्लक्स ऊपर की तरफ निकल रहा है उतना ही फ्लक्स नीचे की तरफ भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि आवेश कहाँ रखा हुआ है? गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। गोले के केंद्र पर रखा हुआ है तो सममितता शो कर रहा है, और सममितता शो कर रहा है तो जितना ऊपर वाले गोले से फ्लक्स निकाल रहा है उतना ही नीचे वाले से। तो कुल फ्लक्स कितना निकाला? 5। तो नीचे वाले गोले से कितना निकाला? 5/2। पूरे गोले से कितना निकाला? 5। तो आधे गोले से कितना निकालेगा? 5/2। सिंपल। सो हमारे जो जीवन गोला था, क्या नाम दिया मैंने? ठीक है, अर्ध गोला, ऐसा दे देता हूँ, अर्ध गोला। अर्ध गोले से निर्गत फ्लक्स, जो हमारा एक्चुअल आंसर है, निर्गत फ्लक्स 5 नेट इज इक्वल टू क्या? 5/2। भाई कुल फ्लक्स कितना? 5। अपने को क्या चाहिए? गोले से निकलने वाला 5 नेट। तो हमने क्या किया? पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स 5, तो आधे गोले से निकलने वाला 5/2। 5/2 बोले तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन खत्म। इसको 2 से डिवाइड करके 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना आया? q अपॉन 2 एप्सिलॉन। कितना आया? q अपॉन 2। ये तो बात हुई जब आपको आवेश दिया हुआ। मैंने क्या बोला था आपको? केंद्र पर आवेश रखा हुआ। अब कुछ तूफानी करते हैं सर, बार-बार तूफान बोलते हैं। देखो मैंने आपको बोला था ना कि गाउसियन पृष्ठ सममित होनी चाहिए। क्या यहाँ पे केंद्र रखा हुआ था तो क्या सममित थी? क्या नहीं थी। आपने क्या किया? इसको सममित बनाया। तो अगर इसी तरीके से कैसे सॉल्व करना है ना, अगर मैं मान लो सिलेंडर दे देता, आधा सिलेंडर दे देता, ऐसा क्या दे देता मैं? आधा सिलेंडर दे देता और बोल देता इस सिलेंडर के यहाँ पर आवेश रखा हुआ, तो क्या करते आप? सेम हाइट का सिलेंडर लेके जाके ऊपर रख देते। याद है मैंने आपको ऐसा क्यूब बनाया था, ये ले क्यूब। अब इस क्यूब के इस वाले तल पर मैंने आवेश रख दिया, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर वापस से एक क्यूब रख दो, ये सममित बन जाएगी। इसको सममित बनाना आपकी जिम्मेदारी है। सममित का मतलब कैसा? कि जहां पर आवेश रखा हुआ हो वहां से चारों दिशाओं में क्या हो? बराबर हो। वहां से चारों दिशाओं में बराबर हो। फिर कोई बात नहीं। मान लो सेम केस है, वापस से गोला लिया, क्या लिया? गोला। अब मैं आवेश के बारे में बात नहीं करूँगा। अब मैं आवेश के बारे में कोई बात नहीं करने वाला। ये हो गया गोला, ठीक है। मैंने बोला 2 गोले में सर 2 क्यों? उसका भी नीचे बताता हूँ सर। हमसे एक नहीं समझ लिया, 2 गोले। अच्छा गंदी बात नहीं। क्यों? चलो ये गोला कुछ सही से नहीं बनाया। ये गोला 2 गोले रखे हुए हैं। अब मुझे केस क्या है कि पहली बार है, इस वाले गोले से जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है? गोले के हॉरिजॉन्टल। यहाँ इसका सेंटर है, इस गोले की रेडियस कैपिटल R है। सेम गोला, वापस से यही गोला है, सेम गोला है, कैपिटल रेडियस R है। अब क्या है? विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा परपेंडिकुलर, पहले क्या था? हॉरिजॉन्टल, अब क्या है? वर्टिकल। कुछ तो तूफानी करने वाले हैं, बिल्कुल हम तूफान करने वाले हैं। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। एक बार क्या है? हॉरिजॉन्टल, एक बार क्या है? वर्टिकल। क्या दिक्कत है? आपको क्या निकालना है? इस वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है। ये जो वक्र पृष्ठ है यहाँ से निकलने वाला वो फ्लक्स निकालना। सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहां से बात कर रहा हूं? वक्र पृष्ठ। आपको क्या निकालना है? सरफेस से फ्लक्स। ये से लिख देता हूं 5s, यहाँ पे निकालना है। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हो ना, तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, और इधर भी सरफेस से निकलने वाला। अच्छा बताओ कैसे निकालेंगे? सर आवेश तो दिया ही नहीं। अरे यार आवेश की क्या जरूरत है? मैंने गॉस के नियम में आपको एक और चीज लिखवाई थी कि निर्गत फ्लक्स इज इक्वल टू बंद पृष्ठ इंटीग्रेशन E डॉट डी। इंटीग्रेशन E डॉट डी ये भी लिखवाया था ना।
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही याद रखोगे क्या? ई डॉट ds भी तो है, तो वापस यहाँ पे ई डॉट ds लगा दो, वक्र पृष्ठ ई डॉट ds। अच्छा, ये समाकलन के बीच में गोला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे क्या लेनी है? बंद पृष्ठ लेनी है। क्या यहाँ पर वापस से गाउस का नियम अप्लाई कर सकता हूँ? कर दिया सर अप्लाई। अब देखो, फिर एक चीज बताओ, क्या कि सर यहाँ पर आपने पूरी एक और गोला तो बनाया नहीं, वो कब बनाऊंगा? जब मैं आवेश रखूंगा। कोसेन पृष्ठ मुझे कब बनानी पड़ेगी? जब मैं यहाँ पे आवेश रखूंगा। लेकिन मेरे को आवेश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? उसका रीजन बताओ। आपको क्या करना है? अब देखो, इस वाले गोले से कुल फ्लक्स कितना होगा? दो। एक तो यहाँ से भी निकलेगा पृष्ठ से, और एक सेंटर वाला सरफेस से भी निकलेगा, तो दो फ्लक्स होंगे। तो फाई नेट कितना होगा? फाई नेट कितना होगा? फाई सेंटर प्लस फाई सरफेस। इस सेंटर से भी तो फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी तो फ्लक्स निकलेगा यार, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, और इस वक्र पृष्ठ से भी फ्लक्स निकलेगा, वक्र पृष्ठ से भी फ्लक्स निकलेगा। तो ये प्लस ये फाई सेंटर प्लस फाई सरफेस, क्या दिक्कत आई भाई? ठीक है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम का फाई नेट इज इक्वल टू फाई सी प्लस फाई सरफेस। अब मुझे क्या निकालना है? कुल फ्लक्स निकालना है। ये क्या निकालना है? कुल फ्लक्स निकालना है, ठीक है? अब देखो, पहले इसकी बात यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डायरेक्शन। अच्छा, एरिया वेक्टर बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर बात करो सेंटर पर, तो तल के लंबवत एरिया वेक्टर किससे मिलेगा? बाहर की ओर, ऐसा मिलेगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर। एंगल कितना? 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपको अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? EDA cos थीटा। cos थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री, cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरी टर्म 0। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। कुल फ्लक्स 0, यानी कि फाई सी इक्वल टू फाई, यानी कि ये भी 0 और ये भी, मतलब कुल निकलने वाला फ्लक्स कितना? 0। तो फाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ फाई, यानी कि ऐसा नहीं है। कुल फ्लक्स 0 क्यों हुआ? कि इस सेंटर यानी ऊपर वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ऊपर वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स और नीचे वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स दोनों आपस में बराबर भी हैं और माइनस डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया? 0। इसके अपोजिट दूसरी तरफ होगा, यहाँ पर कितना होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह, यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह। अच्छा, एरिया वेक्टर भी इस तरह, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों क्या है? समान दिशा में है। दोनों समान दिशा में है तो एंगल कितना? 0 डिग्री। एंगल कितना? 0 डिग्री। लगा दो EDA cos 0। EDA cos थीटा की जगह क्या पुट कर दिया? cos 0 पुट कर दिया। cos 0 क्या होता है? 1। तो निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? E/DA। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए बाहर ले आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए बाहर ले आओ। बचा क्या? इंटीग्रेशन D। बचा क्या? इंटीग्रेशन D। ठीक है, ओके, सिंपल से बात, बस इतना करो, आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन इतना ही करो। मुझे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी थी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल से किस तरीके से हम इसको हम आगे चल के सोल्व करेंगे। गोला लेंगे, गोले में विद्युत क्षेत्र सोल्व करेंगे, गाउस का नियम अप्लाई करना सीखेंगे। ये वापस से ये वाला केस हम वापस से पढ़ने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर के सबसे लास्ट लेक्चर्स में हम वापस से इन चीज़ों को सोल्व करने, बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक बढ़िया सा एग्जांपल आया है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन ये कहा गया है एक्स वाई जेड के एक्सिस पे आपका एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। क्यूब कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल ओरिजिन से। कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल ओरिजिन पे, ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। ओरिजिन का मतलब आपको पता है यार, 12th में आ चुके हो, है ना। तो एक्स वाई कोमा जेड सारे क्या हैं? जीरो जीरो, ठीक है। सब कोई दिक्कत नहीं। मुद्दे की बात क्या की क्यों? इसमें आपको एक चीज बताइए कि आपको क्या निकालना है? इस ट्यूब से निकलने वाला, इस घन से निकलने वाला नेट फ्लक्स, इस घन से निकलने वाला नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्या कर सकते हैं सर? क्यू तो दिया ही नहीं, तो ये वही नहीं। मान लो मैंने सेंटर पर जो रखा हुआ है जिसकी वजह से निकलने वाला नेट फ्लक्स पाई नेट है, तो आपको नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है सर। लेकिन आपने क्यू तो दिया ही नहीं, अब कैसे करूँगा? आपने तो क्या लिखाया? फाई इज इक्वल टू किसी भी बंद ब्रैकेट से निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट तो मुझे पता है, क्यू आपको देना चाहिए था, आपने दिया ही नहीं, चीटिंग कर दी। मुझे क्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कुछ और दिया हुआ है। क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या दिया हुआ है? विद्युत। तो यानी कि अब आपको ये फॉर्मूला ना लगा के क्या लगाना है? ई डॉट टी। आई बस कौन सा लगाना है? ई डॉट टी लगा देंगे सर। यानी कि अब ये वाला काम तो अब कौन सा अप्लाई करना है? ई डॉट टी अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ कि इस घनाभ से कहाँ कहाँ फ्लक्स निकलेगा? इस आवेश से, इस घनाभ के सॉरी आवेश के कारण इस घन से कहाँ कहाँ फ्लक्स निकलेगा? 6 तल हैं। कितने पृष्ठ हैं? 6। 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाला 6। तो 6 के 6 फ्लक्स से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। तो 6 के 6 तल से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। भाई घन के कितने घन किसी भी घन के कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। तो 6 तल हैं तो फ्लक्स कहाँ से निकलेगा? 6 तल से निकलेगा, ठीक है। 6 तल से। लेकिन मुझे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। अब सुनो, देखना ऊपर वाले, इस वाले तल की बात करता हूँ। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर ऊपर होगा, डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? एक्स एक्सिस में। क्षेत्रफल सदिश कहाँ है? वाई एक्सिस पे। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सुनो, फाई नेट इज इक्वल, मान लो इसको सरफेस दे दी 1, सामने वाली को दे दी 2, ऊपर वाली को दिया 3, नीचे वाली सरफेस को दिया 4, आगे वाली को दिया 5, पीछे वाली को दिया 6। ये आगे पीछे मैंने ऐसा लिखा हुआ, आगे वाली सरफेस को दिया 5, पीछे वाली सरफेस को दिया 6, ऊपर नीचे को दिया 3 4 और अगल बगल वाली को दिया 1। क्लियर है? तो निकलने वाला नेट फ्लक्स हो गया पहली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस दूसरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस तीसरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस चौथी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस पांचवी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस सिक्स्थ सरफेस से निकलने वाला। ठीक है, तीसरी सरफेस की बात करते हैं, पहली दूसरी को छोड़ दो, तीसरी सरफेस की बात। एरिया वेक्टर किधर? y एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? e एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? x एक्सिस में। एरिया वेक्टर किधर? y एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो निकलने वाला फ्लक्स 0, यानी कि इस थर्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो 0। फोर्थ सरफेस की बात करो, तल के लंबवत बाहर की ओर, एरिया वेक्टर किधर? नीचे। अब एरिया वेक्टर किधर आ गया? नीचे। एरिया वेक्टर किधर आ गया? नीचे आ गया। एरिया वेक्टर कहाँ आ गया? माइनस y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव x एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये देख, ये तो हो गया तेरा एरिया वेक्टर और ये हो गया तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जहाँ एंगल 90 डिग्री वहां से निकलने वाला फ्लक्स 0, तो 4 से भी निकलने वाला फ्लक्स। सिंपल, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। 5 की बात करो, 5 कहाँ है? बाहर। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा? आपकी तरफ, बिल्कुल आपकी तरफ, बोर्ड से ऐसा निकलता हुआ बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब जेड एक्सिस में। बाहर की तरफ मतलब जेड एक्सिस में। अब एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा है बाहर जेड एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एक्स एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल बोलो 90 डिग्री। फिफ्थ सरफेस से निकलने वाला है फ्लक्स भी 90 डिग्री। 6 की बात करो, 6 सरफेस कौन सी है? पीछे, बोर्ड के पीछे। बोर्ड के पीछे तो निकलने वाला नेट फ्लक्स किधर होगा? इधर होगा। एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर कैसा होगा? ये बाहर की तरफ, यानी एरिया वेक्टर तो ऐसे निकल रहा है बाहर,
सॉरी एरिया वेक्टर तो ऐसे नहीं कर रहा, पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है एक्स एक्सिस में और एरिया वेक्टर किधर है माइनस जेड एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल बोलो वापस से 90 डिग्री। 90 डिग्री तो इधर से निकलने वाला फ्लक्स भी 0। इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं। फ्लक्स किधर किधर निकलेगा 1 और 2 से। 2 की बात करो, चलो ठीक है, अब 1 और 2 से निकलेगा फ्लक्स। तो फाई 1 मुझे कैलकुलेट करना है, फाई 2 मुझे कैलकुलेट करना है। ई डी ए, ई डी ए। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो ये वाली सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगा। अब इस वाली सरफेस से तल के लंबवत बाहर की ओर, तो एरिया वेक्टर यानी कि दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो cos 0, और जब cos 0 है यानी cos 0 क्या बनाएगा 1। तो फाइनली इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा ई डी, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा ई डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, बाहर लेके इसको ऐसा लिखो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में क्या बचा एरिया बचा। इधर आओ, इधर भी क्या है cos 0, इधर भी सॉरी। अब इसके बाद ये क्या है इधर है, ये सरफेस कैसी है सेकंड नंबर सरफेस इधर है ऐसा। अब ऐसा है तो तल के लंबवत बाहर की ओर, एरिया वेक्टर किधर है माइनस एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है प्लस एक्स एक्सिस, एरिया वेक्टर किधर है माइनस एक्स एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र किधर है प्लस एक्स एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री दोनों के बीच। अब ये क्या है ऐसा है, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, खत्म। तो एंगल कितना है 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड dA इनटू -1। अब -1 भी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा ओनली dA बचेगा। A इनटू -1 कितना हो गया -3। तो ये केस तो खत्म। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है, एरिया वेक्टर की वैल्यू रखनी है, दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज देखो, सुनना बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट इंटू एक्स। E नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 × 10⁵ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपको क्या लिखना है, अब किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ में वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ में वेरी करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई ऑब्वियसली बात है, k/2 तो डिस्टेंस के साथ में वेरी करता है, तो डिस्टेंस के साथ में इस तरीके से वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस के साथ में इस तरीके से वेरी करता है। ये हो गया E नॉट इंटू एक्स, E नॉट इंटू एक्स आई के, ठीक है। आई के का मतलब इस डायरेक्शन में, बस इतना बता रहा है एक्स। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक्स की वैल्यू रखते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ। यहाँ बात करूंगा मैं बिल्कुल मिडल में, तो ये क्या है घन की भुजा। इस घन की भुजा की वैल्यू कितनी है स्मॉल है, इस घन की भुजा कितनी है स्मॉल, ठीक है। यहाँ बात करूंगा तो किस पे बात कर रहा हूँ मैं a/2 पे, बिल्कुल मिडल में बात कर रहा हूँ, तो किस पे बात कर रहा हूँ a/2। तो a/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E = E नॉट, x की जगह क्या रख दो a/2। यहाँ आ गया बिल्कुल कंप्लीट इस पॉइंट पे, यहाँ आ गया इस वाले पॉइंट पे, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ सरफेस नंबर 1 की बात, किसकी बात कर रहा हूँ सरफेस नंबर 1। अब भूल जाओ कि घन है या घना पे कुछ भी है, मुझे किसकी बात करनी है सरफेस नंबर 1। अब सुनो, ये सरफेस नंबर, ये जो इसका तल है घन का तल है, ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ये वाली जो प्लेट है ये वाला, ये 1 सरफेस है 1 की से, तो ये वाला जो घन का तल है, ये घन का तल ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है a डिस्टेंस, कितना दूर है a डिस्टेंस पे, कैसे पता चला, अरे यार ये घन की क्या है भुजा है, तो ये घन की भुजा कितनी है स्मॉल है, तो ये जो तल है ये तल, ये वाला तल, ये वाला जो तल है इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो तल है इसका तल, ये वाला तल कितनी दूरी पर है ओरिजिन से स्मॉल a दूरी पर, तो यहाँ पर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए बात करते हैं φ1।
ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट इंटू एक्स, ई नॉट इंटू एक्स। अब एक्स की जगह क्या रखूं, स्मॉल ए। भाई अगर यहाँ बात कर रहा था a/2 पे तो x की जगह x/2 रख दिया। अब a पर बात करूँ मैं, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है, तो x की जगह क्या पुट कर देने का, स्मॉल है पुट कर दो। बात करते हैं एरिया की। इस वाली प्लेट का एरिया कितना होगा, या घन का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर। घन का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर। किसी भी घन का एरिया कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर a स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली निकलने वाला नेट फ्लक्स मुझे कितना मिलेगा, phi1 = E नॉट a स्क्वायर इंटू a, कितना हो गया, a क्यूब हो गया। a स्क्वायर इंटू a कितना हो गया, a क्यूब। खत्म। तो निकलने वाला फ्लक्स कितना, E नॉट इंटू a क्यूब। ठीक है, phi2 की बात खत्म। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। E नॉट की जगह क्या पुट करना है, 2.5। phi1 = E नॉट इंटू a क्यूब, E नॉट इंटू a क्यूब। E नॉट की जगह पुट करो 2.5 इंटू 10⁵ ओके, E नॉट a क्यूब की जगह। अच्छा इसकी डिस्टेंस घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके मैंने क्या लिख दिया, 10⁻² मीटर। सो 10⁻² का होल क्यूब। a की जगह क्या रखा, 10⁻²। ऊपर कितनी पावर है, +3। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 2.5 इंटू ये 10⁻+5, ये -6, कितना होगा, 10⁻⁻6। फाइनली आंसर कितना है, 0.25 आएगा। बिल्कुल ये है। तो फाइनली फ्लक्स कितना है, 0.25। फ्लक्स कितना है, 0.25। इसको कैलकुलेट कर लो। 2.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 0.25। पूरा स्क्वायर मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हो गया इस वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। अब टूल से निकलने वाला फ्लक्स बताते हैं, E इंटू डी। सेम चीज। अब जो क्या चीज है, प्रॉब्लम क्या है, वापस से सेम है, E नॉट a क्यूब आ जाएगा, E नॉट a स्क्वायर, सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, E नॉट a की जगह a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। अब यहाँ x, ठीक है। अब बच्चों ये वाली जो सरफेस है, सेकंड वाली सरफेस कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है। सेकंड वाली सरफेस कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है। यानी कि इसकी ये जो x है वो क्या है, 0 है। अब ये वाली सरफेस, फर्स्ट वाली सरफेस तो कहाँ रखी हुई थी, स्मॉल a डिस्टेंस पे, तो x की जगह क्या रख दिया, स्मॉल है। x की जगह क्या रखा था, स्मॉल है। फाइनली आंसर आ गया। अब ये जो 2 वाली सरफेस है ये कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है। ओरिजिन पे रखी हुई है, इसका मतलब इसका स्मॉल x कितना है, 0। इसका स्मॉल x कितना है, 0। E नॉट 0 इंटू a सॉल्यूशन। तो यानी कि कुल मिला के इस phi2 इस वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, 0। यानी कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, phi8 = phi1 प्लस phi2 था। phi2 की वैल्यू तो 0 आ गई, तो और इसकी कितनी है, 0.25 प्लस 0। तो निकलने वाला फ्लक्स कितना है, टोटल 0.25 मीटर स्क्वायर पर। तो इस पूरे घनाभ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, 0.2। अच्छा सर इसका आवेश बताओ मुझे। भाई इस आवेश के कारण निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया आपने, तो कि इसका आवेश का मान पता लग सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है। देख फाई इक्वल टू गाउस के नियम से क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन। तुझे फाई की वैल्यू पता लग गई कितनी, 0.25। तुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, रख दे। Q इक्वल टू क्या होगा, फाई नेट इनटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट कितना है, 0.25। एप्सिलॉन नॉट कितना, 8.85 इंटू 10⁻12। आंसर निकाल दे इसको सोल्व करके कॉलम में, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके गाउस का नियम, गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस।
आज की क्लास में हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो गाउस के नियम की एप्लीकेशन होगी, जो हमारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आने वाले कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट। तो इस लेक्चर को देखें, आप बार बार देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आने वाले जो लेक्चर हैं वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अगर ये क्लियर है, गाउस का नियम क्लियर है, गॉसियन फर्स्ट क्लियर है, तो हम गाउस के आने वाले लेक्चर्स इजीली देख पाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यही डिस्मिस करते हैं। पढ़ते रहिए।